राजशेखर जी, एक लड़का जो मधेपुरा से निकलता है ये सोच करके कि उसको इंजीनियर बनना है, और यहाँ आकर के पटना झानी में आकर के उसे ये लगता है कि अब उसे साहित्य पढ़ना है, और यहाँ से निकल करके वो दिल्ली चला जाता है। दिल्ली नहीं जाकर के वो दिल्ली जाता है और वहां जाकर के वो साहित्य पढ़ता है और उसके साथ नाटक कर रहा है, और वहां से निकलता है तो फिर बम्बई जाता है, जो कि मुंबई नहीं है हमारे लिए। हम बिहारी उसको बम्बई ही जानते हैं। तो बम्बई पहुंचता है, वहां ड्रामा लिखता है, डायलॉग्स लिखता है, असिस्ट करता है बड़े डायरेक्टर्स को, और एक दिन डमी लिरिसिस्ट बनता है, और उसके बाद एक कमाल का लिरिसिस्ट बन करके बाहर निकलता है। कैसा था ये पूरा सफर आपका अब तक का? जब सफर कहते हैं तो वो एक मुसलसल चलती हुई चीज है, तो वो रुकती नहीं है। तो जो सफर रुक जाए वो तो फिर सफर कहाँ। तो अभी भी है, उसी रास्ते पे ही है। ये बहुत, ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत आसान था या बहुत ही मुश्किल था, रोमांचक था बहुत। तो आपने सही बात कही कि पटना आए थे, पटना में इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए आए थे, और उसके बाद हम मतलब कर नहीं पाए। वो कर नहीं क्या, मतलब एग्जाम भी नहीं दिया होगा कभी, क्योंकि ये बात समझ में आ गई थी कि हम बहुत अच्छे इंजीनियर तो नहीं। एक तो पास कर जाए पहले भैया, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद पास कर जाए एंट्रेंस, उसके बाद वहां पे जाके हमारे मोहल्ले में ना हमने कुछ लड़कों को देखा था, पिताजी ने भेज दिया था उनको इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए कर्नाटका वगैरह कहीं। जी जी, खूब पैसे देके। फर्स्ट ईयर में तो उनकी बहुत चहलकदमी रहती थी, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जाते जाते वो लोग, पता चला कि फर्स्ट ईयर में ही है। जी जी। तो मुझे ना उन लोगों में अपना चेहरा दिखता था, अगर मैंने सोचा कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा तो इस तरीके से बुद्धि आ गई, तो फिर त्याग दिया वो, और लगा कि अब साहित्य पढ़ना चाहिए। फिर साहित्य की तरफ आ गए। फिर तो ये पटना में कैसे डिस्कवर हुआ कि साहित्य ही पढ़ना है? पटना, दरअसल ये बात पहले से थी दिमाग में कि हम साइंस के लिए उतने अच्छे से नहीं बने हैं, बट पटना आके दो बातें हुई। एक तो बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स मिले, और उनको देख के लगा कि नहीं यार, कहाँ यार, आप तो कितने पानी में हो राजशेखर, खुद तो देखो। मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि मतलब सवाल खत्म भी नहीं होता था टीचर का, और वो कैलकुलेशन में लग जाते थे, और उनके डाउट वाले सवाल आ जाते होंगे। हाँ, वो तो। और हम थे जो कि सोचते थे जल्दी से सवाल खत्म हो ना हो, क्लास खत्म हो जाए जल्दी। तो एक तो उन बच्चों से मिलना हो गया कि हमें पता चल गया कि भाई बहुत अजीब हालत है तुम्हारी। दूसरी बात कि पटना में, पटना यूनिवर्सिटी के पैरेलल जो अशोक राजपथ है, उससे बहुत सारी किताबों की दुकानें हैं, और मैं अक्सर वहां पे जाके बैठ के किताबें पढ़ता था। और धीरे धीरे मुझे वो दुनिया और ज्यादा, घर पे भी पढ़ाई लिखाई करता था किताब पर, घर पे ना लोग जोर देते थे कि नहीं, साहित्य किसी काम का नहीं। क्योंकि बिहार में एक स्टीरियोटाइप है सर कि अगर आप साइंस नहीं पढ़ते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और आर्ट्स तब आप लेते हैं जब शायद आप बिल्कुल ही, जिसे हम बिहारी में हम कहते हैं कि अगर आप बकलोल हैं, तो अगर आप तब आप वो पढ़ते हैं। अदरवाइज अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तब तो आप साइंस ही पढ़ेंगे, और गिरते पढ़ते कॉमर्स तक तो जरूर आ जाएंगे, पर आर्ट्स नहीं पढ़ेंगे। रचना, बहुत अच्छा सवाल है, मैं इससे बात भी करना चाहता हूँ। बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स इस बात को समझे कि उनके बच्चों के लिए क्या अच्छा है, ये डिसाइड करने दे बच्चों को। आप गाइड कर सकते हैं, आप उनको रास्ता दिखा सकते हैं, उनके लिए रास्ता बना नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इसी रास्ते पर चलो। आप फर्ज कीजिए आज के दिन में अगर मैं साइंस पढ़ रहा होता तो क्या हालत होती मेरी, मैं नहीं समझ सकता। तो अपने बिहार के जो पेरेंट्स हैं, जो दोस्त हैं, जो साथी जो हमें सुन रहे हैं, एक बात मैं बहुत हक से और जिम्मेदारी से कहूंगा कि बिल्कुल भी थोपे नहीं अपनी बात अपने बच्चों पर। और कोई भी एक चीज, या साइंस हो या मैथ्स हो, या उससे जिंदगी आसान नहीं होती है। जिंदगी आसान इन चीजों से होती है कि आपने कितना तैयार किया है उन बच्चों को आगे के प्रॉब्लम्स को फेस करने के। तो मुझे लगता है कि मेडिकल या इंजीनियरिंग या यूपीएससी या कुछ भी, बैंकिंग, ये हमारा प्रोफेशन है, ये हमें ये नहीं डिसाइड करता कि हम कौन है। तो आप बच्चों को वो भी एक्सप्लोर करने दें कि हम कौन है। मैं आपको एक बात बताता हूँ रचना, बहुत कम लोगों को पता है। हालांकि मैंने एक बार टेड टॉक किया था तो उसमें इस बारे में बात की थी मैंने। मैं 12th में पहली बार फेल हो गया था, और जैसा कि होता है कि बहुत मायूस था कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे।
मेरे दिमाग में बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे। मैं बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स के बारे में सोच रहा था कि अब क्या होगा, अब तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा किसी को, अब मतलब सब कुछ जिंदगी खराब हो गई, बर्बाद हो गई। पर वो वक्त झेला, किसी तरीके से वापस तैयारी की, वापस पास किया, और फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं मैथ्स में फेल हुआ था। बाकी सारे सब्जेक्ट में मुझे 75% से ऊपर थे और मैथ्स में मैं फेल हो गया था। तो मुझे इस बात का भी समझ में आ गई ये बात कि मैं मैथ्स शायद मेरे लिए नहीं है। तो इस तरीके से मैंने उस चीज को ना, जैसे कि आप जब चेक कराने जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं जी, तो ब्लड टेस्ट जो होता है उसमें ये पता चलता है कि फला चीज घटा है, फला चीज बढ़ा है। वैसे ही मुझे लगता है मैथ्स एग्जाम्स जो है ना, वो टेस्ट है, वो ये नहीं है कि बीमारी है, वो टेस्ट है जिससे पता चलता है कि अच्छा आप ना मैथ्स में अच्छा नहीं आता, तो आप तैयारी करें बहुत अच्छे से और उसको अच्छा कर ले, या फिर आप समझ ले कि आपकी सोशियोलॉजी अच्छा है, या पॉलिटिकल साइंस अच्छा है, या लिटरेचर अच्छा है। जी, वो चूज करना सिखा देता है। चूज करना सिखा देता है, बिल्कुल बिल्कुल। पटना में बहुत अच्छा वक्त गुजरा हमारा, चाहे वो दरभंगा हाउस हो, पटना यूनिवर्सिटी के पीछे का पूरा एरिया, या साइंस कॉलेज के पीछे का, या अशोक राजपथ, या राजेंद्र नगर में हम कुछ दिन रहे, मुसल्लापुर हाट, महेंद्रू, इन सब जगहों पर, पुरनाईचक में कुछ दिन रहे। तो वक्त तो अच्छा गुजरा पटना में। आप जब महेंद्रू की गलियों से निकलते थे तो, और या मुसल्लापुर हाट में जब आप घूम रहे होते थे और जब आप रह रहे होते थे, और आपके गानों से ये बात बहुत समझ में आती है कि अंबिया, इलायची, दालचीनी, इत्र और केसर, कलौंजी, पिस्ता, और इस तरीके के जब शब्द आपके गानों में हमें मिलते हैं तो हमें लगता है कि आप पूरे फूडी होंगे। आप बिल्कुल फूडी होंगे, तभी आप इतनी सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हैं अपने लिरिक्स में। तो खाने से जुड़ी कोई याद है, कोई कुजीन है जो आपको बहुत पसंद हो, या कोई पर्टिकुलर ऐसा एरिया जहां अब भी आप आते हैं पटना तो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं? पटना में कई सारी चीजें हैं। जो गांधी मैदान के पास में वो मिल्क शेक की दुकानें हैं। जी जी। फिर उस वक्त में पटना कॉलेज के सामने में जलेबा बनाते थे। मैं बहुत दिनों से उधर नहीं गया हूँ तो मुझे देखा नहीं है। फिर महेंद्रू में एक दुकान थी, वहां पे लिट्टी और मटन देते थे वो। इसी तरीके से जो रीजेंट सिनेमा और मोना के सामने में जो एग रोल था। फिर हनुमान मंदिर के पीछे जो चाय की दुकान है, जी, चाय, नमकीन और गुलाब जामुन। जी हाँ, वो फिर मछुआ टोली में एक होटल हुआ करता था, उनके यहाँ बहुत कमाल के कबाब मिलते थे। और एक दो जगह है, जैसे कि महेंद्रू पोस्ट ऑफिस के पास में एक स्टूडेंट्स लोगों के खाने की जगह होती थी, एक ऐसे ही मतलब होटल था। आपकी यादों में इतने सारे होटल्स और इतनी सारी जगह, इसीलिए मैंने कहा कि आप बड़े फूडी लगते हैं, और वो सब कुछ आपके गानों में भी नजर आ रहा है। तो आपने एक्सप्लोर किया है और आपने जिया है इस शहर को। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जब आप एक शहर में होते हैं, और हैं तो शहर की कुछ अच्छी भी बातें होती हैं, कुछ बुरी भी बातें होती हैं। पटना की कुछ अच्छी बातें बताइए हमें जो आपको अभी तक मेमोरी में है और याद है, और जिसे आप हमेशा चेरिश करते हैं, या जिसे आप अपने गानों में भी इस्तेमाल करते हैं। पटना में जनरली जो एक एनर्जी है, जो यूथ की एनर्जी है, वो बहुत कमाल की एनर्जी है। मोइनुल हक स्टेडियम के आसपास जब आप समिट कोचिंग से निकलता हुआ वो झुंड नजर आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल उस तरफ, या आप शाम में महेंद्रू या मुसल्लापुर या बाजार समिति की तरफ अगर आप जाएं तो देखिए वहां पे कितनी लड़के लड़कियां हैं जो कि कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और उनकी जो आंखों में जो उम्मीद है किसी चीज के लिए, एक बेहतर कर के लिए, वो बहुत कमाल है वो। फिर मुझे तो पटना का वो इलाका बहुत पसंद है जो कि दरभंगा हाउस के जो पीछे गंगा घाट वाला जो इलाका है, जहाँ चटाई बिछाकर बच्चे आपको पढ़ते हुए भी नजर आ जाएंगे और अखबार बिछाकर। जी। फिर वो सुल्तानगंज थाना पत्थर की मस्जिद का जो इलाका है, जी जी, उसको के भी वहाँ पे हमारा एक दोस्त रहता था, और वो उसका घर जो था वो एकदम गंगा घाट पर था। कई बार हम लोग ना वहाँ पे गंगा घाट कट्टे से बना हुआ नहीं था, बहुत बेसिक सा था, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं आते थे।
तो आप अकेले कभी चले जाएं और गंगा जी को देखें और शाम में गांधी सेतु से आती जाती हुई गाड़ियां वहां पे हाजीपुर की तरफ, वो बहुत सुंदर। और हाँ, एक बात बताना भूल गई, सिटी का ना अपना एक अलग माहौल, पटना सिटी का जो गुरुद्वारा भी हम गए हैं एरिया में, मतलब वो भी बहुत सुंदर लगता है। वो मतलब एक पुराने शहर की, उन सकरी गलियों का भी अपना एक चार्म है। सर, अच्छी बात हो गई। बिहार के बारे में कुछ नेगेटिव बातें भी हैं, तो उस पे भी बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपने शहर में होते हैं तो शहर की, जैसे मैंने कहा कि अच्छी भी बातें हैं, बुरी भी बातें हैं, कुछ अच्छा लगता है, कुछ बहुत बुरा लगता है, बहुत अनोइंग लगता है कि इसे बदल जाना चाहिए था अब तक, लेकिन अब तक है, एग्जिस्ट कर रहा है कहीं। तो वो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत परेशान करती हैं? मैं नेगेटिव बात नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि रियलिस्टिक है जो चीजें, कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको कि हमको देखना पड़ेगा, वी हैव टू लुक इनटू। तो मुझे एक तो ये लगता है कि बिहार जाने पे ना, जैसे कि हमारी बातचीत की शुरुआत में, मेरा नाम राजशेखर है, तो अगर आप कोई पूछे ना कि राजशेखर क्या नाम है आपका, तो हम बोले राजशेखर, और उसके बाद वो पूछते हैं और मतलब टाइटल क्या हुआ आपका जी, हम तो बोलते हैं राजशेखर, टाइटल क्या हुआ, मतलब शेखर। ये बात जो है ना, ये मुझे लगता है कि अब तक बदल जाना चाहिए था बात को, कि ये जो टाइटल पूछने की जो एक आदत है, एक दूसरा, हम ना अपने बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बहुत जरूरत से ज्यादा, और उस चक्कर में ना हम उनका पूरा बचपना और उनका पूरा यूथ पे ना इतना हम ज्यादा प्रेशर डाल के खत्म कर देते हैं। दो चीज। और तीसरी चीज मुझे लगता है कि ठीक है, अपनी जगह को लेके प्राउड होना चाहिए, ठीक है, पर एक बिहारी सब पे भारी और इस तरह की चीजें ना, ये सब सिर्फ अगर इसके पीछे एक तथ्य नहीं होना हम उसको सपोर्ट के लिए, तो वो खोखली बातें लगने लगती है। ठीक है, आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छी बात है, आत्मसम्मान, पर ऐसा नहीं कि दूसरे कहीं खराब हैं कुछ। ये हमें, मुझे लगता है बिहारियों में थोड़ा सा ये है कि हम तो जी सबसे अच्छे हैं दुनिया में। मुझे लगता है कि नहीं, सभी अच्छे हैं, हम और अच्छे कैसे बन सकते हैं ये करना। और दूसरा, जेंडर को लेके जो चीजें हैं कुछ, वो मुझे परेशान करती है कई बार वहां पे। जैसे मुझे लगता है कि जो पॉसिबिलिटी या जो सपोर्ट मेल को मिलता है, ओवरऑल इंडिया में ही है ये प्रॉब्लम, बट अपने यहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा है कि जो लड़कों को जो सपोर्ट मिलता है वो आम तौर पर लड़कियों को नहीं मिलता है। हमारे पास में झारखंड है, वहाँ की लड़कियां आप देखिए कितने सारे हॉकी टीम में, फुटबॉल टीम में किस तरीके से खेलती है, ओलंपिक्स में जाती है, नेशनल्स में जाती है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी बहुत पॉसिबिलिटी है, हमें उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और हमें लड़कियों को जो ये एक दोहरापन जो है हमारे दिमाग में उनको लेकर के, और जब तक रचना सोसाइटी ओपन नहीं होगी ना जेंडर को लेके, कास्ट को लेके, इन सारी चीजों को लेके, मुझे लगता है कि तब तक ना हम बहुत अच्छे से राइज नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि लड़कियों को बिल्कुल समान अवसर, या मैं तो कहूँगा कि ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि उनको जरा सा अवसर देना तो उसका पूरा उपयोग करती हैं और बहुत अच्छे से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो करती हैं। स्टीरियोटाइप एक शब्द है, और बिहारियों के साथ, या बिहारी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है। कितना हार्ट ब्रेकिंग है आपके लिए, क्योंकि हमेशा हम जब बाहर जाते हैं, आपने भी आई एम श्योर जरूर सुना होगा, आप लिरिक्स राइटर हैं और आप हिंदी की बात करते हैं, और मराठी, पंजाबी, हरियाणवी, सब कुछ आपकी भाषा में नजर आता है, भोजपुरी नजर आता है आपकी भाषा में। लेकिन जब बात हम करते हैं, जब बिहारी बात करते हैं, तो एक्सेंट को लेकर के लोग बड़ा मजाक बनाते हैं। तो क्या ये मजाक हम पर इतना भारी हो गया है कि इस वजह से हम एक बिहारी सब पर भारी वाली चीज में आ गए हैं? कैसे आप इसको देखते हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो हमारा एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म की तरह, एक बिहारी सब पे भारी जैसी बातें जो है ना, वो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह हम यूज करते हैं। क्योंकि जब हमें स्टीरियोटाइपिंग का दो पार्ट है, एक तो सच में क्या स्टीरियोटाइपिंग किया जाता है, हमें डेफिनेटली किया जाता है, मैंने कई जगह सहा है, जहां भी मुझे लगा है वहां पे मैंने बोला है कि आप इस तरीके से मुझसे, जैसे कि मुझसे बात कर, क्या राजशेखर बाबू कैसे हैं, मैंने कहा एक सेकंड, एक तो हम
हम इस तरीके से बात नहीं करते हैं। दूसरी बात मुझे लगता है रचना कि आपके पास अगर तथ्य है कुछ बोलने को तो आप बेधड़क वो बात बोले कि क्योंकि आपके पास अगर कुछ बोलने को है अच्छा तो सब सुनेंगे आपको। मैं लिखता हूँ गाने, अभी तक मुझे कई बार दिक्कत होती है नुक्ते में, क्योंकि हम लोगों को उस तरह से सिखाया नहीं गया। अब नुक्ते में दिक्कत होती है, उसका दो तरीका है, या तो हम उससे डर जाएं, हम लिखना छोड़ दें, या हम एक तरफ कोशिश करते रहें कि हम उसको ठीक करते जाएं और दूसरी तरफ हमें जो आ रहा है तब तक में हम बोलें, उसको लिखें, बोलें, एक्सप्रेस करें खुद को। एक तो स्टीरियोटाइपिंग दूसरे भी करते हैं और कुछ स्टीरियोटाइपिंग हम खुद भी करते हैं। जी। हम खुद भी करते हैं कुछ स्टीरियोटाइपिंग। तो या तो हम अपने काम से उस तरीके से करें, हम पर कैपिटा इनकम में देश में सबसे ऊपर हो जाएं, हम ग्रोथ रेट में सबसे ऊपर हो जाएं, हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर हो जाएं, हम जेंडर रेशियो है उसमें हम सबसे ऊपर हो जाएं, हम एक खुशहाल समाज दिखाएं लोगों को। राजशेखर जी, जब आपके गाने सुनते हैं हम लोग तो गानों में आता है शब्द मच्छरदानी। आमतौर पर अब हम बिहारी घरों में ये इस्तेमाल किया जाता है, हम कोई नेट नहीं बोलते, हम मच्छरदानी शब्द का प्रयोग करते हैं। तीतर, वुमनिया या मन्नू भैया का करी है जैसे शब्द जो हैं, कहाँ से लाते हैं आप इन शब्दों को और कैसे ढूंढ कर शब्दों को आप लेकर आते हैं? क्योंकि एक तो हो गया कि हम, जैसे आपने घनी बावरी भी कहा है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि हम बिहारी हैं, चलिए दिल्ली में रहे तो थोड़ा उत्तर प्रदेश वाले भी मिल जाते हैं तो उनसे भी कुछ सीख लिया, कुछ हरियाणा से सीख लिया, कुछ पंजाबी भी सीख ली, लेकिन इन शब्दों को जब गानों में फिक्स करना पड़ता है तो ये एक टफ टास्क है। इसे आप कैसे करते? दरअसल हमारे पास इसके अलावा कुछ है नहीं। मतलब हम गांव में रहे हैं शुरुआत में और उसके बाद पटना जैसे शहर में रहे, फिर दिल्ली आए, तो हर जगह ना हमने अपने अंगोछा जो है ना वो खोल के रखा था जी। तो उसमें जहाँ जहाँ जो शब्द मिले, जो एक्सप्रेशंस मिले, हमने वो सब कुछ जमा किया। अभी लास्ट फिल्म जो हमारी आई थी मीनाक्षी सुंदरेश्वर जी, उसमें कई सारे तमिल शब्द। तो मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि वो बहुत ओपन रहे। अगर मैं यही सोच के रखता, आपके पहले सवाल से, जस्ट पहले वाले सवाल से अगर मैं जोड़ के देखूं, अगर मैं सिर्फ इस अहम में रहूं कि यार हम तो बिहारी हैं, हम तो कहीं दूसरे का कुछ यूज नहीं करेंगे, तो शायद घनी बावरी हम नहीं लिख पाते। और उसी तरीके से अगर हमको ये हीनता का बोध होता कि यार हम बिहारी, हम इस तरह से, यार हमारे यहाँ सब कुछ खराब ही है, तो शायद हम मच्छरदानी या उस तरह की चीजें नहीं लिख पाते। तो मैं तो बिल्कुल ये सारी चीजें मैं सोच के नहीं करता कि मुझे ऐसा करना है। एक सिचुएशन दिया जाता है तो उस पर जो भी उस वक्त में जो भी दिमाग में आता है वो वही लिखते हैं। और मैं अपने कान इसका सबसे एक मैं अपनी आंख और अपना कान जो है ना वो खुला रखना होता है जी। जैसा कि अभी आपने कहा कि अंगोछा आप अपना लेकर चलते हैं और जितने शब्द मिलते हैं आप सबको लेते जाते हैं। एक बड़ा सवाल है सर, जब बात बिहार की होती है तो बात होती है विद्यापति की, बात होती है महेंद्र मिश्र की, बात होती है भिखारी ठाकुर की, और एक बात होती है भोजपुरी गानों की। और ये मुझे पता है कि आपके लिए भी एक मुश्किल सवाल है और हम सबके लिए ही ये वाकई एक सवाल है कि जब आप भोजपुरी गानों को देखते हैं तो वहां फिर आप वल्गैरिटी, फूहड़ता, कई बार लगता है कि बीट तो अच्छा है लेकिन इस तरीके के शब्दों को इस्तेमाल करने की क्या जरूरत पड़ गई। उन गानों की अगर आप व्यूअरशिप देखते हैं तो वो बहुत शानदार है, इतनी ज्यादा कि हम और आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इसको इतने सारे लोग देख रहे हैं या सुनना पसंद कर रहे हैं। कैसे देखते हैं वल्गैरिटी और उसके व्यूअरशिप? ये बहुत ही पेचीदा सवाल है, लंबा जवाब है इसका। इसके मैंने बहुत सोचा है इस पर। इसके दो पहलू, एक वो कि ये क्यों बनते हैं और दूसरा कौन देखता है। कौन देखता है उसमें मैंने देखा है कि बम्बई में भी कई सोसाइटी में निकलते हुए यहाँ पे हम देखते हैं जो नाइट गार्ड्स होते हैं, जो सिक्योरिटी में जो लोग होते हैं वो दरअसल हमारे तरफ के होते हैं, या सब्जी बेचने वाले, या इस तरह से कई सारे लोग, ऑटो वाले, और उन सब को कॉन्स्टेंटली ये वो अपने मोबाइल फोन पर इस तरह के गाने कंज्यूम करते हैं। हम उस पूरे तबके के लिए
जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान है, जिनकी अपनी दिक्कतें हैं, अपनी, वो उसको हम एक सहूलियत नहीं दे पा रहे हैं, उसको हम एक बेहतर एंटरटेनमेंट नहीं दे पा रहे हैं, शायद इसीलिए वो इस तरफ चले जा रहे हैं। क्या है ये, जिस तबके की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये पहले नाटक देखते थे, गांव में नाच होता था वो देखते थे, हिंदी फिल्मों के गाने सुनते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि उनको ये जो भोजपुरी या दूसरी भाषाओं में जो जिस तरीके से एक वल्गर वो है ना, वो उनको मजाक लगता है। वो कुछ वक्त के लिए ना अपनी जाती जिंदगी है उससे वो अलग हो जाता है, वो कुछ देर के लिए अपनी परेशानियों से अलग हो पाता है खुद को। अब ये बात है कि जहाँ तक बाहर वाले लोग, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी ने पूछा तुम लोगों के यहाँ तो भाभी को बहुत गंदा मजाक तो ओके है ना बिहार में? बोले नहीं ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा नहीं, तुम लोगों के यहाँ तो मतलब टच वच उतना चलता है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। मुझे लगता है कि शायद कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं सबसे कम होगा तो वो होगा, हमारे यहाँ वो लाज लिहाज है ऐसे। पर लोगों को बाहर ये लगता है कि अरे बिहार में तो, बिहार की सोसाइटी ऐसी, यहाँ पे कि इस तरह से भद्दे मजाक और फुहड़ बातें और इस तरीके से कोई किसी से कर सकता है। और ये बहुत रेगुलर है। गाने जब आप बाहर लोग सुनते हैं तो उनको ये लगता है कि ये तो बहुत साधारण सी चीज है, शायद यही होता होगा, तो वो एक परसेप्शन लोगों के दिमाग में बन गया है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है, ये परसेप्शन है। इसमें मुझे लगता है कि जिम्मेदारी जो है वो हम सब लोगों की है कि किस तरीके से उसको हम वापस जगह पे लाए। और ये एक दिन की बात नहीं है, एक साल की बात नहीं है। किसी भी कल्चर को खराब होने में या उसको ठीक होने में बहुत ही वक्त लगता है, तो इसके लिए लगातार प्रयास करते रहना होगा। थैंक यू सो मच राजशेखर जी, हमसे बात करने के लिए, हमारे लिसनर्स को इतना टाइम देने के लिए। और आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लिरिक्स राइटर हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं और हर दिन कोशिश कर रहे हैं कि कुछ समय को बदला जाए, कुछ शब्दों को बदला जाए और कुछ ऐसा किया जाए ताकि लोगों को अच्छा एंटरटेनमेंट मिल सके और जब लोग कुछ सुने तो वो सुकून महसूस करें। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके मार्फत मैं तमाम अपने साथियों को बहुत सारा प्यार भेज रहा हूँ और बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।